हेलो फ्रेंड्स। आज हम टैक्स सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, है ना। टैक्स सिस्टम क्या होता है, ठीक है। पहले तो हम देखेंगे टैक्स क्या होता है ना। टैक्स जिसे हम कर कहते हैं, क्या होता है। टैक्स सरकार द्वारा व्यक्तियों, व्यवसायों या संस्थाओं के लिए जाने वाला अनिवार्य वित्तीय शुल्क या योगदान है ना। मतलब टैक्स किसी देश के नागरिकों से लिया जाने वाला एक अनिवार्य वित्तीय शुल्क है ना। टैक्स ऐसा नहीं कि सभी से लिया जाता है, कुछ सिलेक्टेड पर्सन जो इस टैक्स के दायरे में आते हैं उनसे लिया जाता है ना। ये सरकार की राजस्व प्राप्ति का प्रमुख स्रोत होता है ना। सरकार की राजस्व प्राप्ति का प्रमुख स्रोत होता है, जिसका उपयोग विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं और विकास योजनाओं के लिए किया जाता है। अब आता है कि जो कर है उसके उद्देश्य क्या क्या होते हैं। सबसे प्रमुख उद्देश्य तो होता है कि सरकारी राजस्व संग्रह, है ना। सरकार का जो राजस्व होता है उसमें वृद्धि करने के लिए कर का प्रयोग किया जाता है। सरकार अपने खर्चों खर्चों को पूरा करने जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, परिवहन, बुनियादी ढांचे के विकास, इन सब के लिए सरकार को एक राजस्व की जरूरत होती है, पैसों की जरूरत होती है, और उन पैसों को वो कर के माध्यम से प्राप्त करता है। दूसरा आता है सामाजिक और आर्थिक समानता। प्रगतिशील कर प्रणाली के माध्यम से अमीरों पर अधिक कर लगाकर समाज की आय की असमानता को कम किया जाता है। गरीब और वंचित वर्गों के कल्याण हेतु योजनाओं में इसका उपयोग किया जाता है ना। जैसे भारत में आपने देखा होगा, जिनकी ज्यादा आय है उनसे ज्यादा पैसे लिया जाता है ना। और जो गरीब लोग हैं जिनकी इनकम कम है उनसे कर नहीं लिया जाता, तथा जो कर लेकर अमीर लोगों से कर लिया जाता है, वो भारत जो सरकार कल्याणकारी योजनाएं चलाती है, वो जो गरीब तबकों के लोगों को समाज में उचित स्थान दिलाने के लिए योजनाओं का निर्माण करती है उस पैसे से, ठीक है। तो सामाजिक और आर्थिक समानता लाने के लिए कर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, है ना। महंगाई या मंदी की स्थिति में कर नीतियों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को संतुलित करना इसका उद्देश्य होता है। सरकार कर दरों को घटाकर या बढ़ाकर बाजार की स्थिरता बनाए रख सकती है ना। मतलब बाजार में तरलता तरलता को बनाए रखने में भी कर का प्रयोग किया जाता है ना। ज्यादा कर लेंगे तो तरलता सोख ली जाएगी मार्केट से, है ना। और अगर कर की दर कम कर दी जाए तो मार्केट में लिक्विडिटी बड़ी रह सकती है ना। व्यापार और उद्योगों को प्रोत्साहित करना। कुछ कर में छूट, टैक्स एक्सेम्पशन और प्रोत्साहन, सब्सिडी देकर सरकार औद्योगिक विकास को बढ़ावा देती है। स्टार्टअप और लघु उद्योग के लिए कर में राहत दी जाती है ना। बहुत सारे स्टार्टअप को राहत दी जाती है कर में, है ना, जिससे व्यापार और उद्योगों को प्रोत्साहन प्राप्त होता है। नेक्स्ट आता है सार्वजनिक कल्याण, है ना, पब्लिक वेलफेयर में कर की राशि का उपयोग सड़कों, अस्पतालों, शिक्षा, सार्वजनिक परिवहन, रक्षा और अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए किया जाता है। गरीबी उन्मूलन और रोजगार योजनाओं में भी ये सहायक होता है। नैतिकता और कानूनी दायित्व, है ना। कर चुकाना नागरिकों की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी होती है। ये राष्ट्र निर्माण और विकास में योगदान देने में सहायक होती है। राष्ट्र निर्माण कैसे होगा? कर देंगे तो सरकार का राजस्व प्राप्ति होगी। और हम सरकार कौन बनाता है? किसी देश के नागरिक सरकार का निर्माण करते हैं। और जो सरकार है वो पूरे देश के समग्र हितों को ध्यान में रखकर कार्य करती है ना। इससे क्या होगा? राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में वृद्धि होगी। अब आता है कराधान के सिद्धांत, है ना। अर्थशास्त्री एडम स्मिथ, है ना, एडम स्मिथ एक अर्थशास्त्री थे। अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन, है ना, द वेल्थ ऑफ नेशन, है ना, द वेल्थ ऑफ नेशन में कराधान के चार प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन किया है ना, जिसे कराधान के चार नियम भी कहा जाता है। ये सिद्धांत कौन कौन से? सबसे पहला है समानता का सिद्धांत, है ना, प्रिंसिपल ऑफ इक्वेलिटी। कराधान में न्याय और निष्पक्षता होनी चाहिए। इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आय और संपत्ति के अनुसार कर का भुगतान करना चाहिए, है ना। प्रगतिशील कर प्रणाली इस सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें अधिक आय वालों से अधिक कर लिया जाता है। निम्न आय वाले से को कर में छूट दी जाती है। जैसे भारत में आयकर स्लैब इस सिद्धांत के अनुसार है। जैसे उच्च आय वालों से भारत में और ज्यादा ज्यादा कर लिया जाता है। दूसरा आता है निश्चितता का सिद्धांत, है ना, प्रिंसिपल ऑफ सर्टेनिटी। कर प्रणाली स्पष्ट, निश्चित और पारदर्शी होनी चाहिए। करदाताओं को ये पता होना चाहिए कि उन्हें कितना, कब और कैसे कर चुकाना है।
अनिश्चितता कर चोरी को बढ़ावा देती है और प्रशासन में भ्रष्टाचार लाती है। ठीक है, जैसे देखते हैं कि जैसे जीएसटी गुड्स एंड सर्विस एक्ट जो है में कर की दरें पहले से निर्धारित होती है, जिससे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को कर भुगतान की स्पष्ट जानकारी रहती है। तो प्रिंसिपल ऑफ सर्टेनिटी, निश्चितता का सिद्धांत ये कहता है कि जो कर प्रणाली है वो पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए। कितना कर, कब कब और कैसे कर ऑनलाइन माध्यम से देना है ना, ये सब चीजें निश्चितता के सिद्धांत के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट आता है सुविधा का सिद्धांत, है ना, प्रिंसिपल ऑफ कन्वीनियंस। कर प्रणाली ऐसी होनी चाहिए करदाताओं के लिए कर का भुगतान करना आसान हो, है ना। कर संग्रह की प्रक्रिया सरल और सुगम होनी चाहिए। कर समय पर और उपयुक्त माध्यमों से भुगतान किया जाए। ऐसा नहीं हो कि आप कर देना चाहते हैं परंतु आप परेशान हो रहे हैं। आप मान लो कोई रोजगार करते हैं, बिजनेस करते हैं, अब आपको कर जमा करने में 2-2 3-3 दिन लग रहे हैं, तो आपका उससे व्यवसाय भी प्रभावित होगा, है ना। आपको ऐसा होना चाहिए कि हम तुरंत एक क्लिक पे हमारा कर का पेमेंट हो जाए, है ना। मिनिमम टाइम के साथ, मिनिमम उलझनों के साथ आपका कर दिया जाना चाहिए। ये सुविधा का सिद्धांत कहलाता है ना। जैसे ऑनलाइन कर भुगतान प्रणाली टीडीएस की व्यवस्था इस सिद्धांत के अनुरूप बनाई गई है। नेक्स्ट आता है अर्थव्यवस्था का सिद्धांत, है ना, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी। कर संग्रहण की लागत न्यूनतम होनी चाहिए। मान लो कि देखो किसी से 100 रुपये आपको कर, मतलब किसी नागरिक से 100 रुपये कर लेना है। अब सरकार उसके लिए वाहन भेजेगी, उसे पकड़ेगी कि आप 100 रुपये दीजिए, और इसमें इन सब गतिविधियों में मान लो 1000 रुपये लगा रहेगी, तो 900 रुपये का तो नुकसान ही हो गया, क्योंकि 100 रुपये तो उससे कर प्राप्त करने के लिए आपने 1000 रुपये लगा दी। तो ये नहीं होना चाहिए। इसमें कर प्राप्त करने में न्यूनतम लागत होनी चाहिए, है ना। सरकार को कर संग्रह में अधिक व्यय नहीं करना चाहिए। कर प्रणाली इतनी प्रभावी होनी चाहिए कि आय अर्जित करने के साथ साथ व्यर्थ के खर्चों को भी कम करे, है ना। उदाहरण डिजिटल कर भुगतान, ऑटोमेटेड टैक्स सिस्टम इस सिद्धांत के तहत आते हैं, जिससे कर संग्रहण की लागत कम हो जाती है ना। कर संग्रहण की लागत कम होनी चाहिए। अब आता है कराधान की प्रणालियां, है ना। कराधान की प्रणालियों में हम जैसे प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, है ना, बहुत सारी चीजों के बारे में जानेंगे। तो प्रत्यक्ष कर प्रणाली क्या होती है? इस प्रणाली में कर सीधे करदाताओं से वसूला जाता है और उसका भार किसी अन्य व्यक्तियों पर स्थानांतरित नहीं किया जाता है ना। विशेषताओं को देखें तो करदाताओं को सरकार, मतलब करदाता को सरकार को सीधे भुगतान करना होता है। कर की दरें आय के अनुसार निर्धारित होती है। इस प्रणाली में कर चोरी की संभावना अधिक होती है ना। टैक्स इवेजन इसमें देखने को मिलता है ना। कर अपवंचन इसे हम कहते हैं टैक्स इवेजन। अब जैसे आयकर प्रत्यक्ष कर होता है ना। आयकर प्रत्यक्ष कर होता है ना, व्यक्तियों और कंपनियों पर लगाया जाता है। एक सेकेंड, है ना। संपत्ति कर अचल अचल संपत्तियों पर लगाया जाता है। कारपोरेट एक सेकेंड कारपोरेट टैक्स, है ना, कंपनियों की आय पर लगाया जाता है। कैपिटल गेन टैक्स पूंजीगत संपत्ति की बिक्री पर लगाया जाता है ना। अब आता है अप्रत्यक्ष कर प्रणाली, है ना। अप्रत्यक्ष कर प्रणाली आती है कराधान प्रणाली के अंतर्गत। इस प्रणाली में वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगाया जाता है और इसका भार अंतिम उपभोक्ता पर पड़ता है। विशेषताओं को अगर देखें, यह कर वस्तु और सेवाओं की कीमत में शामिल होता है। करदाता इसे सरकार को जमा करता है, लेकिन कर का बोझ या कर का भार उपभोक्ता वहन करता है। ये कर सभी पर समान रूप से लागू होता है, चाहे उनकी आय कुछ भी हो। जैसे अगर हम देखें माल और सेवा कर, है ना, गुड्स और सर्विस टैक्स वस्तु और सेवाओं पर लगाया जाता है। कस्टम ड्यूटी आयात और निर्यात पर लगाया जाता है। उत्पाद शुल्क, है ना, एक्साइज ड्यूटी जिसे हम कहते हैं, देश में, है ना। कस्टम शुल्क किस पे लगाया जाता है? एक सेकेंड, है ना। देश में निर्मित वस्तुओं पर लगाया जाता है। इसे जीएसटी में समाहित कर दिया गया है ना। एक्साइज ड्यूटी को किस में समाहित कर दिया गया है? जीएसटी में समाहित कर दिया गया है। नेक्स्ट आता है प्रगतिशील कर प्रणाली, है ना, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। इस प्रणाली में आय बढ़ने के साथ कर की दर भी बढ़ बढ़ जाती है ना। कर की दर भी बढ़ती है, ठीक है, जिससे उच्च आय वर्ग पर अधिक भार पड़ता है। विशेषताएं क्या है प्रगतिशील की? यह आर्थिक असमानता को कम करता है। निम्न और मध्यम आय वर्ग को राहत मिलती है। उच्च आय वालों से अधिक कर लेकर कल्याणकारी योजनाओं में लगाया जाता है।
भारत की आयकर प्रणाली प्रगतिशील कर प्रणाली का उदाहरण है, जहां अधिक आय वालों से उच्च कर देना पड़ता है। नेक्स्ट आता है प्रतिगामी कर सिस्टम, रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। इस प्रणाली में कम आय वाले व्यक्तियों पर कर का भार अधिक होता है, क्योंकि कर दरें समान रहती हैं, लेकिन उनकी क्रय शक्ति कम होती है ना। ये गरीब विशेषताओं को देखें तो ये गरीबों के लिए बोझिल होता है। अमीर और गरीब दोनों एक ही दर से कर चुकाते हैं, जिससे असमानता बढ़ती है। आमतौर पर अप्रत्यक्ष कर इसकी श्रेणी में आता है ना। तो रिग्रेसिव सिस्टम में क्या होता है, गरीबों के लिए दिक्कत होती है, क्योंकि उन्हें उतना ही टैक्स देना पड़ता है जितना अमीर दे रहा है, तो ये उनके लिए एक मतलब नुकसानदेह होती है। नेक्स्ट आता है मिश्रित कर प्रणाली, है ना। ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का मिश्रण होता है। अधिकांश देशों में यही प्रणाली अपनाई जाती है। ये आर्थिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। सरकार के लिए राजस्व संग्रह का एक स्रोत होता है। सामाजिक कल्याण और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है ना। भारत में आयकर और जीएसटी दोनों लागू है, जिससे मिश्रित कर प्रणाली का उदाहरण बनता है ना। जैसे आयकर भी देते हैं हम, जीएसटी भी भरते हैं, तो ये एक तरह से मिश्रित प्रणाली कहलाई। अब आता है लोफर वक्र क्या होता है ना। लोफर लोफर वक्र के अनुसार जब कर की दरें बहुत कम होती है तो सरकार का कर राजस्व भी कम होता है। जैसे जैसे कर की दरें बढ़ती है, सरकार कर राजस्व भी बढ़ता है ना। हालांकि एक निश्चित बिंदु के बाद कर की दरें बढ़ने से सरकार को कर राजस्व कम होने लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उच्च कर की दरें लोगों को काम करने और निवेश करने से हतोत्साहित करती है, जिससे आर्थिक गतिविधियां कम हो जाती है। देखो एक मैं ग्राफ पर मैं बताता हूँ, ठीक है। ये अगर हम टैक्स रेट देखते हैं इधर, टैक्स रेट, है ना, तो ये एक स्थिति है यहाँ पे, यहाँ तक टैक्स कलेक्शन, है ना, कलेक्शन को देखते हैं तो टैक्स रेट इतना रहेगा। तो है ना, एक आगे डायग्राम बना हुआ है इसका, मैं बताता हूँ। ये सॉरी, ये कर दर इधर आएगा जो मैंने बताया था, कर दर यहाँ पे आएगा, है ना, रेट, और रेवेन्यू या कलेक्शन यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो एक लिमिट तक अगर टैक्स रेट बढ़ाया जाएगा तो जो कलेक्शन है वो सर्वाधिक रहेगा, परंतु उससे ज्यादा अगर रेट बढ़ाया जाएगा तो फिर ये ग्राफ गिरने लगता है ना। इस डायग्राम में और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये कर राजस्व है, ठीक है, और ये कर दर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अधिकतम कर आपको प्राप्त होगा, ठीक है, अधिकतम कर राजस्व की प्राप्ति होगी, फिर राजस्व कम होने लगेगा, तो ये लापरवाह कहलाता है। अब आता है कर उत्प्लावकता, टैक्स बुयोंसी से हम कहते हैं। कर उत्प्लावकता का तात्पर्य अर्थव्यवस्था में वृद्धि होने पर कर राजस्व कितनी तेजी से बढ़ता है। यदि जीडीपी, जैसे अगर हम देखें परिभाषा के तहत, यदि जीडीपी में वृद्धि होती है तो सरकार को अधिक कर राजस्व प्राप्त होता है। कर उत्प्लावकता उस संवेदनशीलता को मापती है जिससे कर राजस्व अर्थव्यवस्था में वृद्धि के साथ बढ़ता है, तो टैक्स बुयोंसी कहलाता है। नेक्स्ट आता है कर की लोच, है ना, इलास्टिसिटी ऑफ टैक्स। कर की लोच दर्शाती है कि बिना किसी नई नीति, है ना, नई कर नीति के आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होने पर कर संग्रह कैसे बढ़ता है ना। ये कर प्रणाली की उस क्षमता को मापता है जिससे कर संग्रह बढ़ता है बिना किसी नए कर को या दर बदले, है ना। बिना किसी, कोई ना तो कर की दर बदल रहा है, ना कोई नया कर लगा रहा है, फिर भी अगर कर संग्रह बढ़ रहा है तो ये उसकी लोच को बताता है ना, सिस्टम की लोच को बताता है, कर प्राप्त करने का इलास्टिसिटी कितनी है। अब आता है कर अपवंचन, है ना। ये एक अवैध प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या कंपनी कर भुगतान से बचने के लिए गलत जानकारी देता है ना। जैसे नकली बिल बनाना, आय छुपाना। कर अपवन से क्या होता है, ब्लैक मनी भी मार्केट में बढ़ती है ना, ब्लैक मनी भी मार्केट में बढ़ती है, और ये आर्थिक अपराध की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट आता है कर परिहार, टैक्स अवॉइडेंस, है ना। कानूनी रूप से कर की देयता को कम करने की योजना बनाना, ये अवैध नहीं होता है, लेकिन नैतिक रूप से अवैध माना जाता है। टैक्स अवॉइड कर रहे हैं हम, बहुत सारी चीजें ऐसा करते हैं कि टैक्स अवॉइड कर देते हैं, है ना। जैसे कंपनियों द्वारा टैक्स हेवन देशों में निवेश करना, टैक्स अवॉइड करने के लिए ऐसा करते हैं। अब कुछ टर्मोलॉजी कर से संबंधित, जैसे कराघात, है ना। कराघात से तात्पर्य कर लगाने की प्रक्रिया में सबसे पहले
किस पर कर का प्रभाव पड़ता है वो कराघात कहलाता है ना। जिस व्यक्ति या संस्था पर सरकार कर लगाती है उसे कराघात कहते हैं। उदाहरण अगर देखें, यदि सरकार किसी कंपनी पर कारपोरेट टैक्स लगाती तो प्रारंभिक रूप से उस कंपनी पर कराघात होगा। यदि सरकार किसी वस्तु पर जीएसटी लगाती तो पहले ये व्यापारी या निर्माता पर लागू होगा, है ना। संक्षेप में कराघात का अर्थ है कर किस पर लगाया जाता। अब इसी संबंधी एक और टर्मिनोलॉजी आती है करापात। करापात से तात्पर्य अंततः कर का वास्तविक भार किस व्यक्ति पर पड़ेगा, है ना। लास्ट में कर भुगतान का अंतिम प्रभाव जिस व्यक्ति पर पड़ता है उसे करापात कहते हैं। उदाहरण अगर देखें, यदि कंपनी पर लगाया गया कारपोरेट टैक्स कंपनी ग्राहकों से अधिक कीमत लेकर वसूलती है तो इसका अंतिम भार ग्राहकों पर पड़ता है। यदि सरकार पेट्रोल पर कर लगाती है और पेट्रोल पंप मालिक ये कर उपभोक्ताओं से वसूलता है तो करापात आम जनता पर होगा। संक्षेप में करापात का अर्थ देखें तो ये अंततः कर कौन वहन कर रहा है, फाइनली रूप से, है ना, कौन इसको वहन कर रहा है टैक्स को, उसे करापात कहते हैं। प्रारंभिक तौर पर अगर देखा जाए तो उसे कराघात कहते हैं, है ना, उसे कराघात कहते हैं। और अंतिम रूप से देखें तो उसे करापात कहा जाता है। अब भारतीय कर प्रणाली, है ना, भारतीय कर प्रणाली को अगर हम देखें, एक से भारतीय कर प्रणाली एक बहुस्तरीय और संतुलित कर प्रणाली है जिसमें केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों द्वारा कर वसूला जाता है। ये प्रणाली प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का समावेश करती है और भारत में राजस्व जुटाने का प्रमुख स्रोत है। भारतीय कर प्रणाली की अगर विशेषताओं देखें तो संघीय कर प्रणाली केंद्र और राज्य सरकारें कर लगाने के लिए अधिकृत है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का समावेश आयकर, कारपोरेट, जीएसटी। प्रगतिशील कर प्रणाली अधिक आय वालों पर अधिक कर की दरें लागू होती है। डिजिटलीकरण और पारदर्शिता, ऑनलाइन कर भुगतान, ई फाइलिंग की सुविधा। संविधान में कर व्यवस्था का प्रावधान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में कराधान की शक्तियां विभाजित की गई है। इसके तहत आपको पता होगा तीन सूचियां होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, है ना। नेक्स्ट आता है भारतीय कर प्रणाली के प्रकार अगर देखें तो प्रत्यक्ष कर प्रणाली। प्रत्यक्ष कर वो होता है जो सीधे करदाताओं की आय या संपत्ति पर लगाया जाता है, इसे स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। प्रत्यक्ष कर के उदाहरण देखें तो आय कर, है ना, व्यक्ति और कंपनियों की आय पर लगाया जाता है। कारपोरेट कर कंपनियों के मुनाफे पर लगाए जाने वाला कर होता है। संपत्ति कर संपत्ति के स्वामित्व पर लगाया जाता है। पूंजीगत लाभ कर किसी संपत्ति को बेचने से होने वाले लाभ पर लगाया जाता है ना। ये कर आर्थिक असमानता को कम करता है क्योंकि इससे अधिक आय वालों पर अधिक कर लगाया जाता है। दूसरा आता है अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर वो कर होता है जो वस्तु और सेवा पर लगाया जाता है और इसका बोझ उपभोक्ता वहन करते हैं। जैसे जीएसटी पे मैं एक अलग वीडियो ही बनाऊंगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये भारत का सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तु और सेवाओं पर लगाया जाता है। कस्टम ड्यूटी, आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाला कर। एक्साइज ड्यूटी, भारत में उत्पादित वस्तुओं पर लगाए जाने वाला कर, ठीक है, जीएसटी में समाहित हो गया है। स्टाम्प ड्यूटी, संपत्ति खरीदने या कानूनी दस्तावेज पर लगाया जाता है। अप्रत्यक्ष कर सभी पर समान रूप से लागू होता है ना, तो ये गरीबों के लिए नुकसानदेह होगा, है ना। अब भारतीय संविधान और कराधान को अगर देखें तो तीन सूचियां है, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के विषयों पर केवल केंद्र सरकार कर लगा सकती है, जैसे आयकर, कारपोरेट टैक्स, कस्टम ड्यूटी। राज्य सूची पर केवल राज्य सरकारें कर लगा जा सकती है, जैसे संपत्ति कर, शराब कर, सड़क कर। और समवर्ती सूची जो आप देखेंगे स्थानीय स्वशासन की इकाई 243, जिसमें संविधान का अनुच्छेद है। अगर पंचायतों के बारे में देखो तो 243 एज के तहत पंचायतें करारोपण कर सकती है। भारतीय कर प्रणाली में अगर देखें तो 1991 का आर्थिक उदारीकरण, प्रत्यक्ष कर की दरों को सरल किया गया और कर चोरी रोकने के उपाय किए गए। 2005 में वेट लाया गया, वैल्यू एडेड टैक्स, बिक्री कर की जगह वेट लगाया गया, है ना, वैल्यू एडेड टैक्स। 2017 में जीएसटी लाया गया, विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को मिलाकर एक समान कर प्रणाली लाई गई, है ना। जीएसटी के तहत क्या करा, एक राष्ट्र एक बाजार
एक कर, है ना, मतलब एक कर, है ना। इस तरह की ये अवधारणाएं यहाँ पे लागू की गई। फेसलेस असेसमेंट सिस्टम 2020 में आया। कर निर्धारण को पारदर्शी बनाने के लिए इसे ऑनलाइन किया गया। कुछ चुनौतियां भी है भारतीय कर प्रणाली में, जैसे कर चोरी और अवैध लेन देन। अभी भी कई लोग इस तरह की गतिविधियों में शामिल होते हैं। प्रत्यक्ष करदाताओं की संख्या काफी कम है। भारत में केवल 6 से 7% लोग ही प्रत्यक्ष कर देते हैं। अप्रत्यक्ष करों का बोझ गरीबों पर अधिक होता है। जीएसटी जैसे कर समान दर पर लागू होते हैं, जिससे गरीबों पर अधिक भार पड़ता है ना। कर सरलीकरण की आवश्यकता है। कर प्रक्रियाओं को और अधिक सरल और डिजिटल करने की जरूरत है। जीएसटी आ गया है, लेकिन फिर भी काफी चीज चैलेंजेस व्याप्त है। भारतीय कर प्रणाली में सुधार के अगर सुझाव देखें तो प्रत्यक्ष करों का आधार बढ़ाना, अधिक लोगों को कर देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जीएसटी प्रणाली को और अधिक सरल बनाया जाना चाहिए। छोटे व्यापारियों के लिए अनुपालन आसान बनाया जाना चाहिए। कर चोरी पर कड़ी निगरानी होनी चाहिए। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया जाए ताकि ताकि कर चोरी कम हो। अप्रत्यक्ष करों से छूट प्राप्त होनी चाहिए। आवश्यक वस्तुओं पर कम कर किया जाए ताकि गरीबों पर भार कम हो। अब हम इस लेक्चर के आधार पर कुछ एमसीक्यूज देखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे, है ना। तो पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? डायरेक्ट टैक्स है। तो जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है, आपको पता होगा। आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। उत्पाद शुल्क ये अप्रत्यक्ष कर है। सीमा शुल्क ये अप्रत्यक्ष कर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयकर। 20 का सही आंसर हो जाएगा। किस समिति ने भारत में कर सुधारों की सिफारिश की थी, है ना। तो रंगराजन समिति, चक्रवर्ती समिति, केलकर समिति, मोंटेक समिति। तो इसका सही आंसर है केलकर समिति, है ना। केलकर समिति ने भारत में कर सुधारों की सिफारिश की थी। भारतीय संविधान के अनुसार कराधान की शक्तियां किन सूचियों में विभाजित है? तो जैसा मैंने अभी बताया था, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। भारत में प्रत्यक्ष कर सुधारों के लिए गठित केलकर समिति किस वर्ष बनी थी? तो इसका गठन हुआ था वर्ष 2002 में, है ना। 2002 में प्रत्यक्ष कर सुधारों के लिए केलकर समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट आता है, लोफर वक्र किससे संबंधित है? अभी मैंने बताया था लोफर वक्र क्या होता है ना। कर की दर और कर राजस्व के बीच संबंध बताता है ना। इस तरह से मैंने बताया था आपको डायग्राम बनाकर, है ना। ठीक है, तो ये क्या था? कर की दर और राजस्व के बीच संग्रह को बताता। बी इसका आंसर हो जाएगा, है ना। कर दर और कर राजस्व के बीच संबंध बताता है। मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स मेट का उद्देश्य क्या है? तो ये उन कंपनियों से न्यूनतम कर वसूलना जो विभिन्न छूटों के कारण कर नहीं दे पाती है। केवल स्टार्टअप कंपनियों पर लागू होने वाला कर। तीसरा है कर चोरी को पूरी तरह समाप्त करने के लिए। चौथा है केवल विदेशी कंपनियों पर लागू किया गया कर। तो इसका सही आंसर है, ये उन कंपनियों से न्यूनतम कर वसूलता है जो विभिन्न छूट के कारण कर नहीं दे पाते, है ना। इसे क्या बोलते हैं? मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, है ना, न्यूनतम वैकल्पिक कर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट आता है, भारत में आयकर अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1961 में भारत का आयकर अधिनियम बना, है ना। कोई पूछे कि भारत में आयकर एक्ट कब आया था? तो इनकम टैक्स एक्ट आया था 1961, है ना। इनकम टैक्स एक्ट 1961। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क किस पर लगाया जाता है? तो भारत में जो वस्तुओं का उत्पादन होता है उन पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाया जाता है ना। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। भारत में उत्पादित वस्तुओं पर कर लगाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के बीच मुख्य अंतर क्या होता है? ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन देखते हैं। प्रत्यक्ष कर उपभोक्ताओं से वसूला जाता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर आय पर लगता है। ये वाला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, प्रत्यक्ष कर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, जबकि अप्रत्यक्ष कर का भार उपभोक्ता पर पड़ता है। ये वाला स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि इसको स्थानांतरित नहीं होता है। प्रत्यक्ष कर जिस पे लगाया जाता है उसको ही देना पड़ता है। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। सी भी देख लेते हैं, अप्रत्यक्ष कर केवल सरकार द्वारा लगाया जाता है। तो ये अंतर नहीं दिख रहा है इसमें, क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष कर की कोई बात नहीं है। प्रत्यक्ष कर केवल व्यवसायों पर लगाया जाता है, ये भी गलत स्टेटमेंट है ना। निजी व्यक्तियों पर प्रत्यक्ष कर भी लगता है। ठीक है, तो ये डी भी गलत है, सी भी गलत है। इसका आंसर हो जाएगा बी।
प्रत्यक्ष कर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, जबकि अप्रत्यक्ष कर का भार उपभोक्ता पर पड़ता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कर लगाने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 265 ये बोलता है कि अनुच्छेद 265 के अनुसार कोई कर विधि के प्राधिकार के बिना नहीं लगाया जा सकता। अनुच्छेद 265 में ये लिखा हुआ है कि कोई भी कर विधि के प्राधिकार के बिना नहीं लगाया जा सकता। कोई भी कर विधि के प्राधिकार के बिना नहीं लगाया जा सकता। प्राधिकार के बिना नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, तो अनुच्छेद 200 नहीं के बिना नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 265। ठीक। नेक्स्ट आता है कर उत्प्लावकता, टैक्स ब्यूएंसी का क्या तात्पर्य है? तो कर राजस्व में वृद्धि का जीडीपी वृद्धि दर के साथ संबंध है ना। टैक्स ब्यूएंसी मतलब अगर जीडीपी कर राजस्व में वृद्धि का जीडीपी वृद्धि दर से संबंध होता है, वो टैक्स ब्यूएंसी कहलाता है ना। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का अनुपात नहीं होगा, है ना, 20 का आंसर नहीं होगा। कर संग्रह की स्थिरता को भी ये नहीं दर्शाता है। कर चोरी से होने वाले नुकसान की सीमा भी ये नहीं बताता है। तो इसका सही आंसर होगा कर राजस्व में वृद्धि का जीडीपी वृद्धि दर के साथ संबंध बताता है, कर उत्प्लावकता टैक्स बुओयेंसी बताता है। तो ए वाला इसका आंसर सही होगा। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगले वाले वीडियो में हम जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।